आज हम एक ऐसी डार्क रियलिटी में उतरेंगे, एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का कोई सीन नहीं था, ये हमारे अपने सिस्टम की एक कड़ी हकीकत थी। एक ऐसी घटना जहां हर कदम पर नए और बेहद बेचैन करने वाले सवाल खड़े होते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के हर एक पहलू को डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि आज हम उस पूरे घटना चक्र को बिना किसी फिल्टर के स्टेप बाय स्टेप अनकवर करेंगे। सोचिए, रात का वक्त था, कैमरास ऑन थे और पूरा देश बिल्कुल लाइव देख रहा था। ये शब्द सुनने में जितने आम लगते हैं ना, उस रात इनका मतलब उतना ही खौफनाक था। जो मंजर सामने आया, टीवी स्क्रीन्स पर जो चल रहा था, उस पे यकीन करना ऑनेस्टली नामुमकिन सा था, पर वो हो रहा था बिल्कुल आंखों के सामने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब चल कहाँ रहा था? पुलिस कस्टडी में। मतलब जब कोई पुलिस की हिरासत में होता है तो टेक्निकली वो कानून की सबसे सेफ छतरी के नीचे होता है, पर वहां अचानक गोलियों की आवाज आती है। एक लाइव असैसिनेशन। ये हमारे देश की रियलिटी बन गई। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद, इन्होंने पावर का एक अलग ही रास्ता चुना। एक ऐसी कहानी जहां डर को लिटरली एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। एक आम इंसान के पास पावर नहीं होती, तो इन्होंने उस खौफ को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इनका ये असर सिर्फ गली मोहल्ले तक रुकने वाला नहीं था। प्रयागराज की छोटी गलियों से निकलकर ये सफर शुरू होता है। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर धीरे धीरे एक लोकल गैंग बनता है। इनकी पहचान बनने लगती है, और जैसे जैसे लोगों में डर बढ़ता गया, इनका नाम अपने आप और बड़ा होता चला गया। एक आम सा लड़का आहिस्ता आहिस्ता क्राइम की दुनिया में अपने पैर इस कदर जमा रहा था कि उसे हिला पाना मुश्किल हो जाए। लेकिन देखिए, सिर्फ डर दिखाकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। उसके लिए चाहिए पैसा, लोग, इन्फ्लुएंस और सबसे इंपॉर्टेंट, राजनीति में एंट्री। ये अब कोई सड़क छाप गैंग नहीं बचा था। ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बन चुका था, जिसे इन 4 पिलर्स का सॉलिड सपोर्ट मिल रहा था। और फिर जब क्राइम और पॉलिटिक्स एक साथ मिल जाएं, तो समझ लीजिए खेल पूरी तरह से बदल जाता है। कानून की आंखों में धूल झोंकना आसान हो जाता है। जब एक गैर कानूनी ताकत को पॉलिटिकल सिस्टम का कवर मिलता है ना, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक और प्रैक्टिकली इनविंसिबल हो जाती है। अब इस सब के बीच हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? केसेस बहुत थे, चार्जशीट्स की लाइन लगी थी, पर सिस्टम की रफ्तार बेहद धीमी थी। सबूत थे, लेकिन कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और कानून की इस धीमी चाल ने ही इस नेटवर्क को फलने फूलने का सबसे बड़ा मौका दे दिया। और उस धीमी रफ्तार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? खौफ। लोग डरते थे, इसलिए लोग चुप थे, और यही चुप्पी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब फेयर इस कदर हावी हो जाए, तो आम जनता और गवाह सब खामोश हो जाते हैं। सिस्टम के पास एविडेंस पहुंचता ही नहीं, और ये साइकोलॉजिकल पैरालाइजिंग फेयर इस एम्पायर को गिरने ही नहीं देता। पर कहते हैं ना, हर एम्पायर का एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक वक्त आया जब पूरा माहौल बदल गया। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल शुरू होता है और एक नया कड़क रवैया सामने आता है। सख्ती अचानक से बढ़ जाती है, एक्शन शुरू होते हैं, सिलसिलेवार गिरफ्तारियां होती हैं। एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से उस अनब्रेकेबल माने जाने वाले नेटवर्क को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। एक वक्त था जब यह नेटवर्क अजेय लगता था, खुलेआम घूमता था, पर अब वो जेल की सलाखों के पीछे था। कानून ने आखिरकार अपना शिकंजा कस लिया था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। दरअसल असली क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी था। जेल में होने के बावजूद चीजें ठीक नहीं थी। माहौल में एक अजीब सा दबाव था, एक अनजाना सा खौफ और एंटिसिपेशन बिल्ड हो रहा था। सिचुएशन लगातार शिफ्ट हो रही थी, जैसे कोई इशारा हो कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और फिर आती है वो रात, 15 अप्रैल 2023, रात का वक्त, पुलिस कस्टडी। कानून और सुरक्षा का 100% इंतजाम होना चाहिए था वहां। एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी की जान को टेक्निकली कोई खतरा हो ही नहीं सकता था। वहां माहौल में पूरी अफरा तफरी थी। मीडिया की पूरी फौज वहां जमा थी। कैमरास ऑन थे, माइक्स बिल्कुल सामने थे, और लगातार सवाल दागे जा रहे थे। देखने में ये एक नॉर्मल रूटीन मीडिया बाइट लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, और तभी गोलियों की आवाज, धुआं, और फिर एक लंबा
गहरा सन्नाटा। एक झटके में, लिटरली एक सेकंड में पूरी तस्वीर बदल गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगे और सब खत्म। जो कहानी प्रयागराज की छोटी गलियों से शुरू हुई थी ना, उसका एंड नेशनल टेलीविजन पे लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पूरा देश अपने घरों में बैठा इस खौफनाक इंसिडेंट को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। अनबिलीवेबल। गोली चलने के बाद वहां बचा क्या? एक अचानक छाया हुआ बेहद भारी सन्नाटा। फिर हर न्यूज़ चैनल पर बस यही एक शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ थी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हर दिमाग में घूम रहा था वो ये था, आखिर ये हुआ कैसे? एक आम नागरिक तो चोरी छिपे एक बंदूक तक नहीं ले जा सकता, और यहाँ इतनी भारी पुलिस फोर्स के बीच ये सब हो गया। चलिए अब इस पूरे घटना चक्र को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। यहाँ 3 बड़े सवाल उठते हैं। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी सुरक्षा में चूक थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वेल थॉट आउट प्लानिंग थी, या फिर हमारा कानून और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था? ये वो सवाल हैं जो किसी भी सिस्टम की नींव को हिला कर रख देते हैं। और इसका सबसे बड़ा असर कहां पड़ता है? सोचिए, जब कानून के बिल्कुल सामने ऐसी वारदात होती है तो भरोसा डगमगाता है। सिस्टम का मूल आधार ही ट्रस्ट पर टिका होता है। जब कानून किसी को अपनी सबसे स्ट्रिक्ट सुरक्षा में भी जिंदा नहीं रख पाता तो पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक बहुत लंबा और गहरा साया पड़ जाता है। इस घटना के बाद हमारे समाज में 2 बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत नजरिए सामने आए, और एक फैक्चुअल एनालिसिस के लिए हमें दोनों को देखना होगा। एक तरफ से आवाज उठी कि चलो आखिरकार एक अपराध का अंत तो हुआ, लोगों का डर खत्म हुआ, पर वही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो गया। क्या न्याय देने का यही तरीका होना चाहिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल अपने हाथ में ले लेना जस्टिस कहलाता है? सच्चाई तो यह है कि इस घटना से एक नाम, एक गैंग का शायद दी एंड हो गया, पर डर, पावर और कानून के बीच की जो ये भारी लड़ाई है ना, वो आज भी वहीं की वहीं है। क्राइम और जस्टिस का ये कश्मकश भरा चक्रव्यूह इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। तो इस पूरे सफर और इस डीपली इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस को देखने के बाद हम आखिर में बस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। असली फैसला, द फाइनल वर्डिक्ट, आखिर कहां टिका है? जब सिस्टम कानून के रास्ते से हटकर ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाए तो सच्चाई और न्याय के बीच की लाइन कौन ड्रॉ करेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हमारा देश आने वाले सालों तक पूछता रहेगा।